नमस्कार, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आप मनोविज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यात्मक परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो। तो प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को संत्रास क्रम में उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर संतास चक्र का क्रम दिया हुआ है, उस क्रम को आपको व्यवस्थित करना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्रम हैं। आशंका एवं चिंता, शारीरिक संवेदना, प्रत्याशित भय, आपत्ति के रूप में संवेदनाओं का निर्वचन और मोचक उद्दीपक। आप जानते हैं कि किसी भी घटना के घटित होने में सबसे पहले उद्दीपक का अहम रोल होता है। तो सबसे पहले किसी भी व्यवस्थित क्रम में उद्दीपक आता है, तो इसको आप 1 नंबर देंगे। उद्दीपक जो ही उपस्थित होता है, चूंकि संत्रास चक्र की बात की जा रही है, तो इसमें जो ही उद्दीपक उत्पन्न होता है तो प्रत्याशित भय उत्पन्न होता है, इसे आप 2 नंबर देंगे। भय उत्पन्न होने पर क्या होता है, आशंका तथा चिंता उत्पन्न होती है। तत्पश्चात शारीरिक संवेदना उत्पन्न होती है और अंत में क्या होता है, उनका आप निर्वचन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और ये आता है लास्ट में 5 नंबर। तो इस आधार पर अगर आप कूट में देखें तो आपको कूट में मिलता है 5, 3, 1, 2 और 4, और आपका ऑप्शन सही होता है सी। आइए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित कथनों, 2 कथन यानी कि अभिकथन तथा तर्क वाले प्रश्न हैं। अभिकथन है कि एक व्यक्ति द्वारा MMPI परीक्षण संबंधी दिए गए उत्तरों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि आवृत्ति उपमापनी पर उसके प्राप्तांक बहुत ही उच्च थे। आप जानते हैं कि MMPI यानी कि मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व आविष्कारिका है जो 1940 में डेवलप की गई थी, जिसमें कुल 10 नैदानिक मापनियां और 3 वैधता मापनियां थीं। तो उसी 3 वैधता मापनी में आवृत्ति मापनी, यानी कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो आवृत्ति मापनी थी उस मापनी पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त करता है। तो जब भी MMPI में वैधानिक मापनी पर उच्च प्राप्तांक प्राप्त किया जाता है तो ये माना जाता है कि जो प्रयोज्य है वह अपना उत्तर मनमानी ढंग से दे रहा है या तो अपने जो लक्षण है उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। तो इस आधार पर इसीलिए उसके उत्तरों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। तो यह अभिकथन जो है वो पूरी तरह से सही है। वही हम तर्क की बात करें तो आवृत्ति उपमापनी एक व्यक्ति की एक प्रतिरूपी ढंग से उत्तर देने की शैली है। ठीक है, यानी क्या है, यह एक तरह से तो यह प्रतिरूपी ढंग से उत्तर दे रहा है। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि तर्क भी सही है और साथ ही साथ तर्क जो है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में मिलेगा ए और आर दोनों सही है, और ए जो है ए की व्याख्या आर कर रहा है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन सही हो रहा है ए। आपको बता दें कि जो MMPI में इस समय वर्तमान में कुल 567 आइटम्स हैं जिसके आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मेयर तथा सोलोवी। आप जानते हैं सोलोवी तथा मेयर ने संवेगात्मक बुद्धि पर बहुत ही विस्तृत कार्य किया है कि मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भावात्मक बुद्धि के घटक हैं। भावात्मक बुद्धि के घटक हैं, आप जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि जीवन के 80% सफलता का श्रेय भावात्मक बुद्धि को ही जाता है। तो भावात्मक बुद्धि में कौन कौन से वो घटक हैं, इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो आप जानते हैं कि अपने संवेगों को प्रतिबंधित करना तथा उसे समझना, साथ ही साथ दूसरे को संवेगों को प्रतिबंधित करना और उसे समझना एक तरह से भावात्मक बुद्धि के प्रमुख घटक होते हैं। तो अगर आप देखें तो संवेगों का बोध अवश्य ही यह हो सकता है। विचारों की सुविधा के अनुसार संवेगों का प्रयोग, यानी कि हम किसी भी संवेग का किस तरह से प्रयोग करें, किस परिस्थिति में कैसे संवेग का प्रयोग करें, यह एक सांवेगिक बुद्धि का घटक है। तो यह भी सही है। संवेगों को समझना ये भी सही है, और संवेगों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, तो ये भी सही है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको जो ऑप्शंस मिल रहे हैं वो सारे के सारे घटक सही हैं, और वो आपको मिलेगा ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4, वो आपका डी में, और आपका ऑप्शन सही होता है डी।
आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अभी अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। अभिकथन है कार्य दबाव और कार्य निष्पादन के बीच व्युत्क्रम यू आकार का संबंध है। यानी कि अगर वर्क प्रेशर हो तो निष्पादन, इन दोनों के बीच में क्या है, व्युत्क्रम यू का संबंध पाया जाता है। सही बात है। वहीं अगर कार्य दबाव का अनुभव, तर्क क्या कह रहा है कि कार्य दबाव का अनुभव प्रयास करने के लिए उत्तेजना और अभिप्रेरणा पैदा करता है। यानी कि जब कार्य दबाव होता है, यानी कि वर्क प्रेशर होता है, तो क्या करता है कि व्यक्ति में अनुभव प्रयास करने की उत्तेजना को और अभिप्रेरणा को पैदा करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो तर्क और अभिकथन दोनों सही हैं और तर्क स्पष्ट रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो इस आधार पर आपको ऑप्शन में मिलेगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, आपका ऑप्शन सही होगा ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है अभिकथन तथा कारण वाले ही प्रश्न है। शरीर की क्षतिपूर्ति, यानी कि शरीर का मेंटेनेंस करने की क्षमता से अधिक क्षति होने से प्रणाली में हुई कुल क्षति के परिणाम स्वरूप शरीर बूढ़ा होता है। यानी कि जो हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम है, क्षतिपूर्ति क्षमता है, अगर उससे अधिक क्षति हो जाती है, यानी कि क्षतिपूर्ति नहीं कर पाता है हमारा शरीर, तब हमारा शरीर क्या होता है, बूढ़ा होता है। यह प्रश्न कह रहा है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो अभिकथन सही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यह कह रहा है कि शरीर की जो क्षतिपूर्ति करने की क्षमता है उससे अगर अधिक क्षति होती है तो शरीर बूढ़ा होता है। वहीं तर्क क्या कह रहा है, शारीरिक प्रणाली पर वातावरणीय प्रहारों के कारण होने वाली क्षति से भी बुढ़ापा होता है। यानी कि आप देखें तो यह भी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम देखें तो जो अभिकथन है और तर्क है दोनों सही है, लेकिन तर्क अभिकथन की बात नहीं कर रहा है, अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस आधार पर आपको मिलेगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इस आधार पर ऑप्शन सही होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। तो संकेत संरोध कार्य, यानी कि यहाँ पर सिग्नल डिटेक्शन थियरी की बात की जा रही है। सिग्नल डिटेक्शन थियरी में उदार प्रेक्षण, यानी कि लिबरल अगर ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है। आप जानते हैं कि सिग्नल डिटेक्शन थियरी संवेदी और असंवेदी उद्दीपकों की पहचान की एक विधि है, जिसमें 4 तरह के मुख्य रिस्पांसों को हिट रिस्पांस, मिस रिस्पांस, फॉल्स अलार्म तथा करेक्ट रिजेक्शन, ये 4 अनुक्रिया के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। तो आप देखें तो ऑप्शन में आपको मिल रहा है अधिक हाँ उत्तर देने के प्रति पूर्वाग्रह। अगर उदार प्रेक्षण आप करेंगे, लिबरल अगर ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अधिक से अधिक हाँ कहेंगे, तो अवश्य ही आपको देखेंगे आप ए फर्स्ट सही है। इस बात की कम अपेक्षा करना कि संकेत विद्यमान है। आप यहीं पे अधिक हाँ की बात कर रहे हैं तो कम अपेक्षा करना, ये गलत प्रतीत हो रहा है। ठीक, वही थर्ड की बात करें तो ये कह रहा है कि उच्च आघात दर और कम गलत चेतावनी, ये भी गलत है। अगर आघात दर उच्च हो रहा है तो जो गलत चेतावनी दर है वो कम होगी, ये भी गलत हो जा रहा है। वहीं हम बात करें तो अगला है कि उच्च आघात दर और उच्च गलत चेतावनी, ये सही होगा। तो इस आधार पर आप देखेंगे ये भी सही है। और अगला है हाँ या नहीं उत्तर के समान रूप नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया। और लास्ट बचता आपको इस बात की अधिक अपेक्षा करना कि संकेत विद्यमान है। चूंकि लिबरल है तो ज़्यादातर उसे प्रतीत होगा कि हाँ का रिस्पांस ज़्यादा हो रहा है, तो संकेत विद्यमान नजर आएगा। तो ये ऑप्शन सही है। इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको मिल रहा है फर्स्ट, फोर्थ और 6, तो वो आपको मिल रहा है कहाँ पे, ऑप्शन बी में, और आपका ऑप्शन सही हो रहा है बी। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मंद तरंग निद्रा को परिलक्षित करता है। मंद तरंग निद्रा की अगर हम बात करें तो मंद तरंग निद्रा 2 अवस्थाओं में आती है, अवस्था 3 और अवस्था 4। ऑप्शन आपका सही होगा बी। अगला प्रश्न है, यह भी अभिकथन तथा कारण वाले प्रश्न है। अग्र तृतीय निरय क्षेत्र की क्षति होने के परिणाम स्वरूप अडिप्सिया होता है। अग्र तृतीय निलय क्षेत्र की जब क्षति होती है तो उसे क्या होता है, अडिप्सिया होता है। आप देखेंगे तो ये सही है। वहीं अगर तर्क की बात करें, अग्र तृतीय निलय के उद्दीपन
मद्यपान का निषेध करता है। जो कि यहाँ डिप्सिया की बात की जा रही है, यहाँ मद्यपान की बात की जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो तर्क गलत है और ए सही है। तो इस आधार पर आप देखेंगे ऑप्शन आपको सी सही मिल रहा है, ए सही है और आर गलत है। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो उप सीमांत प्रत्यक्षीकरण, ये सबलिमिनल परसेप्शन की यहाँ पर बात की जा रही है, में निरपेक्ष दहलीज से काफी नीचे मात्रा वाले उद्दीपक का संज्ञापन निहित होता है। यह पूरी तरह से अभिकथन आपको सही होगा, क्योंकि सब निबलिमिनल परसेप्शन जो होता है वह थ्रेशोल्ड से नीचे यानी अवगतता जो दहली होती है उससे नीचे के उद्दीपक क्षमता का प्रत्यक्षण हम कर लेते हैं। तो अवश्य ही यह जो अभिकथन है वह सही है। वहीं तर्क क्या कह रहा है कि ग्राहक को सदैव सूचना प्राप्त करते हैं और सदैव उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। तो ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उद्दीपक की तीव्रता कितनी है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो अभिकथन ए सही है, आर गलत है। वो आपको ऑप्शन में मिल रहा है सी, आपका ऑप्शन सही होता है सी। तो आइए अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्यात्मक स्मृति के नहीं है? कौन सा कार्य जो है वर्किंग मेमोरी का नहीं है? तो इस आधार पर अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन में मिलेगा घोषणात्मक स्मृतियों का भंडारण। तो ये देखिए आप गलत कर हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि घोषणात्मक स्मृति क्या है? ये दीर्घकालिक मेमोरी का पार्ट है। तो ये गलत हो गया। वहीं हम बात करें तो कार्यकारी प्रकार, वर्किंग प्रकार की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार कार्यकारी स्मृति के नहीं हैं। तो अवश्य ही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कौन से नहीं है उसकी बात की जा रही है। तो कार्यकारी प्रकार तो है, वहीं संवेदी रजिस्टर क्या है? वो नहीं हो सकता है वर्किंग मेमोरी का पार्ट्स। वहीं संरचनात्मक प्रक्रिया की बात करें तो ये भी नहीं हो सकता है, और विखंडन की बात करें तो यह वर्किंग मेमोरी का पार्ट्स है। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन सही आपको मिलेगा डी में। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो डी। हमें उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्नों पर व्याख्यात्मक परिचर्चा मिली होगी। ऐसे ही व्याख्यात्मक परिचर्चा पर जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य मित्रों को भी मिल सके। आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।